नमस्कार। स्वागत है आपका गोदान की चौपाल में। मैं रचना यदुवंशी आपको गोदान पढ़कर सुना रही हूँ और 52 अध्याय में आपको पढ़ के सुना चुकी हूँ। 53rd में आपको सुनाऊंगी, जो कि काफी लेट हो गया। कुछ सीजनल सिकनेस यानी मौसमी अस्वस्थता के चलते मैं निरंतरता नहीं रख पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 53वें अध्याय में आज जाने से पहले 52वें अध्याय का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लंबा अंतराल हो गया है। आपने 52nd चैप्टर जो सुना था उसमें दरअसल ये हुआ था कि आपको याद होगा कि प्रेमचंद जी अब होरी के आगमन को, पुनरागमन को, वो शहर से गांव आया है और वो जिस तेवर के साथ आया है उसको रेखांकित कर रहे हैं। 52वें अध्याय तक हमने वही सुना और वो अभी चल ही रहा है। गोबर आया है और बहुत तेवर और हेकड़ी के साथ आया है, क्योंकि उसने पैसा कमाया है, शहर जाके दुनिया देख ली है, लोगों से मिला जुला है, बहुत एक्सपोजर उसका हो गया है। और अब वो जो है गांव के उन साहूकारों को, उन ठेकेदारों को बिल्कुल जो है उनकी औकात जैसे बताना थोड़ा सा रह गया है ये सिकनेस, तो बीच बीच में हल्का सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। तो मैं आपको बता रही थी कि गोबर जिस हेकड़ी से आया है, तो वो जो गांव के वो वाले रसूखदार लोग, तथाकथित ठेकेदार लोग हैं, जिन्होंने न केवल उसको और उसके परिवार वालों को प्रताड़ित किया विभिन्न मुद्दों पर, और बल्कि गांव के दूसरे लोग भी उन्हीं चीजों से परेशान हैं, लेकिन किसी में कहने की हिम्मत नहीं है। उनका सिस्टम ऐसा बन गया है गांव में कि कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने का साहस या दुस्साहस जिसे वो लोग कहते हैं वो नहीं कर पाता। वो काम गोबर कर रहा है। और इसी बीच होली आ जाती है और होली पर ये होता है कि गोबर अपने घर के द्वार पर बड़ी महफिल जमाता है, रौनक लगाता है, लगवाता है। उसमें एक पात्र का जिक्र किया प्रेमचंद जी ने कि गिरधर नाम का जो व्यक्ति है, जो गोबर का मित्र भी है, वो बहुत अच्छा जिसे कहना चाहिए मिमिक्री आर्टिस्ट है। वो प्रेमचंद जी ने बताया है कि वो सबकी बोलियां निकाल लेता है, सबके लहजे में बात कर लेता है, माने सबकी नकल वो कर लेता है। और यही काम गोबर होली पर अपने द्वार पे करवाता है। और गिरधर जो है वो झिंगुरी सिंह का पात्र बन करके और उनका एक तरीके से मजाक उड़ाता है। जैसे कि होता है होली में, हम लोग भी पहले देखते थे कि इस तरीके की चीजें होती थी कि एक दूसरे की, जिसको कहते हैं कि लेग पुलिंग करना या मजाक उड़ाना, जिसमें बुरा न मानो होली है वाले अवसर पे सब चल जाता है। तो वही होता है गोबर के द्वार पर, ये सब चीजें होती हैं। झिंगुरी सिंह और पंडित दाता दीन, इन सब की नकलें बनाता है गिरधर, और गांव वाले बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत आनंद लेते हैं इस प्रहसन क्रिया का, और होली बहुत अच्छी बीतती है। और प्रेमचंद जी उसमें उन्होंने ये भी बताया कि अच्छा खासा पैसा खर्च किया गोबर ने इस होली के आयोजन में। खाने पीने की चीजों से लेकर के सारा कुछ था, और मनोरंजन के लिए गिरधर को बकायदा उसकी कपड़े और उसके लिए चीजें जो मिमिक्री आर्टिस्ट को चाहिए रहती हैं वो मुहैया करा करके गोबर ने खूब आनंद रौनक लगवाई। लेकिन जो रात में चीजें हुई, यानी उनकी गिरधर ने जो झिंगुरी सिंह की नकल उतारी है दाता दीन की, तो प्रेमचंद जी लिख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना मजाक सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन झिंगुरी सिंह को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, पंडित दाता दीन को तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और वो अगली ही सुबह यानी होली के अगले दिन पहुंचकर तगादा करने लगे गोबर और होरी के घर जाकर, अपने पैसों का, अपने सूद का, अपने ब्याज का। यहां पर क्रम थोड़ा बदला है कथानक का। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि उन्होंने लिखा है कि दाता दीन जब अपने पैसों के विषय में बात करने लगता है, तो गोबर जो है फिर से बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है, और वो कहता है कि बहुत उनको खरी खरी सुनाता है। और वो कहता है कि तुम 30 रुपए हमने लिए थे तुमसे, और अपने पिता से वो सुनिश्चित करता है कि कुछ 7-8 साल पहले 30 रुपए लिए थे, और उसके बढ़ा करके सूद समेत, ब्याज समेत 300 रुपए आज की डेट में दाता दीन बता रहे हैं। और इस बात को गोबर बिल्कुल मान नहीं रहा है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं कि निर्भीकता से वो ये कह देता है कि वो कुल मिला के कुछ हिसाब किताब लगा के तुम्हारा 66 रुपए यानी 66 रुपीज बनता है।
अगर तुमको लेना है 70 रुपए में ज्यादा से ज्यादा दूंगा, उससे ज्यादा एक कौड़ी नहीं दूंगा। तुमने जो अदालत कचहरी करना है वो कर लो जाकर के, वो इससे ज्यादा एक भी पाई नहीं देगा। पंडित दातादीन बहुत ज्यादा सख्ते में आ जाते हैं ये सुन करके। हालांकि वो उसको पूरी लानत मनानत वहां करते हैं दरवाजे पे, और होरी से कहते हैं कि देखो तुम अपने बेटे को समझाओ, और ये ताश और तेवर जो है वो सब निकल जाएंगे, एक बार जेल वेल जाना पड़ जाएगा और पैसे तो वापस करने ही है। तो कुल मिला के अभी भी आज मैं आपको 53वां अध्याय पढ़ के सुनाऊंगी, उसमें अभी भी आप यही देखने वाले हैं। मैं देख पा रही हूँ अगले पृष्ठों में कि काफी लंबा चलने वाला है ये होरी और गांवों के साहूकारों, गांवों के तथाकथित ठेकेदारों के बीच की जो रस्साकशी है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी 52 चैप्टर में कि जब वो अपना तगादा करता है तो होरी तो बिल्कुल भी राजी नहीं है, और वो एकदम दुस्साहस से कह देता है कि वो 70 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। लेकिन होरी, जैसा कि हम देखते आए उपन्यास में, कि होरी जो है उसके पेट में धर्म की क्रांति मच गई है, ये लिखा है प्रेमचंद जी ने। उसको लगता है कि ठाकुर बनिए के रुपए होते तो वो दबा लेता या नहीं देता, लेकिन अगर ब्राह्मण के रुपए उन्होंने ले लिए हैं, उसने लिए हैं, तो वो जो धर्म का जो डर है, किस तरीके से ये लोग दिखाते हैं और बिल्कुल जज्ब कर देते हैं व्यक्ति की साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, उसके सबकॉन्शियस में, उसके अचेतन में, अवचेतन में, वो प्रेमचंद जी ने इतना शानदार तरीके से रेखांकित किया है कि होरी डर जाता है कि अगर ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो उसका क्या होगा, और उसका परिवार तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि किसी के भी पैसे आप मार सकते हैं लेकिन ब्राह्मण के पैसे आप नहीं मार सकते, क्योंकि इससे धर्म की क्रांति हो जाएगी। ये प्रेमचंद जी लिख रहे हैं। बहुत बड़ा व्यंग उन्होंने समाज की आर्थिक सामाजिक विद्रूपता पे किया है। आगे पर मैं आपको सुनाती हूँ। यही क्रम चल रहा है कि दातादीन पैसे मांग रहे हैं, गोबर ने मना कर दिया और होरी डर गया है। दातादीन जरा नरम पड़े, जरा इसकी जबरदस्ती देखो, कहता है 200 रुपए के 70 ले जाओ या अदालत कचहरी करो। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है इसने, किसी एक से भी कभी पाला पड़ गया तो ये ताव न रहेगा। 4 दिन शहर क्या रहे, तानाशाह हो गए हैं। मैं तो कहता हूं महाराज, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा, तो कल से हमारे यहाँ काम करने आ जाना। होरी से कह रहे हैं, अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तुम्हारा ही काम करता। दातादीन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता को मनाने, तुम ही लोगों ने इन सबको का मिजाज बिगाड़ा है। 30 रुपए दिए, अब 200 रुपए लेगा, डांट ऊपर से देगा और तुमसे मजदूरी कराएगा और काम कराते कराते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार से सत्य का पक्ष लेकर कहा, नीति हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए बेटा, अपनी अपनी करनी अपने साथ होती है। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए थे वे तो देने ही पड़ेंगे, फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें नहीं बचेगा, ऐसा माल तो इन्हीं लोगों को बच पाता है। गोबर ने त्योलियां चढ़ाई, नीति छोड़ने को कौन कह रहा है, और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो। मैं तो यही कहता हूं कि इतना सूद नहीं देंगे, बकवाले बारे आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपए ले लो, नहीं और क्या किसी को लूटोगे। उसका रोया जो दुखी होगा हुआ करे, उसके दुखी होने के डर से हम बिल क्यों खोद दें। बेटा जब तक मैं जिंदा हूं मुझे अपने रास्ते पर चलने दो, जब मैं मर जाऊं तो तुम्हारी जो इच्छा है वो करना। तो फिर तुम ही दे देना, मैं तो अपने हाथ से अपने पांव में कुल्हाड़ी न मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला, तुमने खाया है तुम भरो, मैं अपनी जान से नहीं चुकाऊंगा। ये कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। झुनिया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दादा सा क्यों उलझ पड़े। गोबर ने सारा वृतांत कह सुनाया और अंत में बोला, इसके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाता है, मैं कहां तक भरूंगा। उन्होंने कमा कमा के दूसरों का घर भरा है, मैं क्यों इनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं। इन्होंने मुझसे पूछ के कर्ज नहीं लिया था, न मैंने लिया था, तो मैं उसका देनदार नहीं हूं। इधर मुखियों में गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह लौंडा तो शिकंजे में न कसा गया तो गांव में ऊधम मचा देगा। प्यादे से फर्जी हो गया है न टेढ़े, प्यादे से फर्जी हो गया है तो टेढ़े तो चले गए ही। जाने कहां से इतना कानून सीख आया है, कहता है रुपए सैकड़े सूद से बेसी न दूंगा, लेना हो लो नहीं अदालत जाओ। रात इतने सारे गांव के लौंडों को बटोरकर कितना अनर्थ किया इसने। लेकिन मुखियों में ईर्ष्या की कमी न थी, सभी अपने बराबर वालों के लिए परिहास पर प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नोखेराम में बातें हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों के घर घर की रत्ती रत्ती का हाल मालूम है इसे। झिंगुरी सिंह को तो सबों ने ऐसा रगड़ा कि कुछ न पूछो।
दोनों ठकराइनों की बात सुनकर लोग हंसी के मारे लोटपोट हुए जा रहे थे। नोखेराम ने ठट्टा मारकर कहा, मगर नकल तो सच्ची थी। मैंने कई बार उसकी छोटी बेगम को द्वार पे खड़े होकर लौंडों से हंसी ठिठोली करते देखा है, और बड़ी रानी काजल और सिंदूर और महावर लगा के जवान ही बनी रहती हैं। दोनों में रात दिन छिड़ी रहती है। झिंगुरी पक्का बेहया है, कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना है तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल की, चमरिया के घर में बंद करके पिटवाया। मैं तो बचा पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। वह भी क्या याद करेगा कि किसी से पाला पड़ा था। लगान तो उसने चुका दिया है ना, लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान चुका दिया? और यहाँ कौन हिसाब किताब रखता है? आज ही प्यादा भेज के बुलवाता हूँ। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की आशा तो नहीं थी, इसलिए खेत परती पड़ा हुआ था। अब बैल आ गए हैं तो ऊख क्यों न बोई जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, न बोलते थे न ताकते थे। होरी बैलों को हाँक रहा था और गोबर मोट ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेतों में पानी दौड़ा रही थी कि उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि झिंगुरी सिंह की छोटी ठकुराइन पहले कुछ खाकर पति को खिलाती है या पति को खिलाकर ही खुद कुछ खाती है। सोना कह रही थी पहले वो खुद खाती है। रूपा का मत इससे प्रतिकूल था। रूपा ने जिरह की, अगर वे पहले खाती तो मोटी क्यों नहीं है? ठाकुर क्यों मोटे हैं? अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े तो ठकुराइन पिस जाए। सोना ने प्रतिवाद किया, तो समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं? अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, मोटे नहीं होते। मोटे होते हैं घास पात खाने से। तो ठकुरान से बलवान है। और क्या, अभी उस दिन लड़ाई हुई तो ठकुराइन ने ठाकुर को ऐसा ढकेला कि उनके घुटने फूट गए। तो तू भी पहले आप खाकर तब जीजा जी को खिलाएगी। और क्या, अम्मा तो पहले दादा को खिलाती हैं सदा। तभी तो देखो जब दादा डांट देते हैं, जब देखो तब दादा डांट देते हैं। मैं बलवान होकर अपने मर्द को काबू में रखूंगी। तेरा मर्द तुझे पीटेगा, तेरी हड्डी तोड़ के रख देगा। रूपा रुआसी होके बोली, क्यों पीटेगा? मैं मार खाने का कोई काम ही नहीं करूंगी। वह कुछ नहीं सुनेगा। तूने जरा भी कुछ कहा तो वो मार कर ठीक कर देगा। मारते मारते तेरी खाल उधेड़ देगा। रूपा ने बिगड़कर सोना की साड़ी दांतों से फाड़ने की चेष्टा की और असफल होने पर चुटकियां काटने लगी। सोना ने रूपा को और चिढ़ाया, वह तेरी नाक भी काट लेगा। इस पर रूपा ने बहन को दांत से काट खाया। सोना की बाह लहुआ गई। उसने रूपा को जोर से ढकेल दिया। वह गिर पड़ी और उठकर रोने लगी। सोना भी दांतों के निशान देखकर रो पड़ी। उन दोनों का चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से में भरा हुआ आया और दोनों को दो दो घूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई खेत से निकलकर घर चल गई। सिंचाई का काम रुक गया। इस पर पिता पुत्र में भी झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा? दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगा आए। अब जाकर मना क्यों नहीं लाते? तुम्ही ने इन सबों को बिगाड़ा है। इस तरह मारने से और निर्लज्ज हो जाएंगी। 2 जून खाना बंद कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं हूँ। पांव में 1000 ठोकर लग जाने के बाद भी किसी कारणवश बार बार ठोकर लगती है तो कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता और पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह चोट लग गई और उस पर यह तीसरी चोट पड़ गई। गोबर ने घर जाकर झुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया। झुनिया बच्चे को लेकर खेत में आ गई। धनिया और उसकी दोनों बेटियां ताकती रह गईं। माँ को भी गोबर की उदंडता बुरी लगी। रूपा को मारता तो वो बुरा नहीं मारती, मगर जवान लड़की को मारना उसके लिए असह्य था। आज ही रात को गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय कर लिया। यहाँ अब वह एक दिन नहीं रह सकता। जब उसकी घर में कोई पूछ ही नहीं है तो वो क्यों रहे? वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को जरा मार दिया तो ऐसे लोग जामे के बाहर हो गए मानो वो बाहर का आदमी है। तो वो इस समय अब वो नहीं यहाँ रहेगा। दोनों भोजन कर बाहर आए कि नोखेराम के प्यादे ने आके कहा, चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात क्यों को बुलाते हैं? मैं तो बाकी दे चुका हूँ। प्यादा बोला, मुझे तो बुलाने का हुक्म है। जो कुछ अर्ज करना हो वहीं चल के करना। होरी की इच्छा न थी मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा बैठा रहा। आधे घंटे में होरी लौटा और चिलम भरकर पीने लगा। अब गोबर से रहा न गया। पूछा, किस मतलब से बुलाया था? होरी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने पाई पाई लगान चुका दिया। वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर 2 साल का बाकी है। अभी उस दिन मैंने ऊख बेची, 25 रुपए वहीं उनको दे दिए और आज वह 2 साल का बाकी निकाल रहे हैं। मैंने कह दिया कि मैं एक भी ढेला नहीं दूंगा। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद तो होगी? रसीद कहाँ देते हैं? तो तुम बिना रसीद के लिए रुपए ही दे देते हो, ले लेते हो। मैं क्या जानता था कि वे लोग बेईमानी करेंगे? ये सब तुम्हारी करने का फल है। तुमने रात को जो उनकी हंसी उड़ाई उसी का दंड है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता बेटा।
सूद लगाकर 70 रुपए बाकी निकाल दिए। ये किसके घर से आएंगे अब? गोबर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, तुमने तो रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता, तुम्हारा बाल भी बांका न कर पाते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम लोग सावधानी से काम क्यों नहीं लेते हो। यूं रसीद भी नहीं देते तो डाक से रुपया भेजो, यही तो होगा, एक आध रुपया महसूल पड़ जाएगा। इस तरह धांधली तो नहीं होगी। तुमने ये आग न लगाई होती तो कुछ न होता। अब तो सभी मुखिया के बिगड़े हुए हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। देव जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा। मैं जाके पूछता हूँ, तुम जाकर और आग लगा दोगे। अगर आग लगनी ही होगी तो आग भी लग जाएगी, यह बेदखली नहीं कर सकते। मैं उनके हाथ से गंगा जली रखवाकर अदालत में कसम खिलवाऊंगा। तुम दुम दबा के बैठे रहो, मैं इनके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का एक पैसा न चाहता हूं, न अपना एक पैसा किसी को फालतू दूंगा। ये उसी वक्त उठा, गोबर उसी वक्त उठा और नोखे राम की चौपाल में जा पहुंचा। आगे का जो वाक्यांश है, वो प्रसंग है, वो मुझे लगता है कि मैं आपको 54वें अध्याय में सुनाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज काफी लंबा चलने वाला है ये भी। तो 53वां अध्याय में आज समाप्त करके 54वें अध्याय के लिए आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। मेरी तबीयत काफी ठीक है और मुझे लगता है कि आगे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले सप्ताह 54th चैप्टर के लिए। बने रहिए रचना रघुवंशी के साथ और प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। नमस्कार।